नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार के किशनगंज में एक प्रश्न पत्र को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। 7वीं के बच्चों से एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिससे लग रहा है कि कश्मीर भारत का राज्य न होकर अलग देश हो। बीजेपी ने इस पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सवाल 7वीं के बच्चों से पूछा गया था, लेकिन इस पर जवाब देश के बड़े बड़े मांग रहे हैं कि आखिर इस सवाल के पीछे मानसिकता क्या थी। सवाल पर उठे बवाल को हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आप भी देख लीजिए वो सवाल। 7वीं के बच्चों से पूछा गया कि निम्नलिखित देश के लोगों को क्या कहते हैं। आपकी सहायता के लिए एक का जवाब दिया गया है। चीन के लोगों को कहते हैं चाइनीज। इसी तर्ज पर नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर, भारत के लोगों को क्या कहते हैं। सवाल उठता है कि जब बात देशों की हो रही है और विकल्प में कश्मीर का नाम क्यों दिया गया। प्रश्न पत्र बाहर आया तो बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए नीतीश सरकार को घेर लिया। सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन सीमांचल में अपना विस्तार कर रही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रिंटिंग या मानवीय भूल बचाकर पूरे विवाद को खारिज कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल में जो क्लास 7 के इंग्लिश विषय में जो सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में जो कंट्रीज दिया गया है उसमें कई कंट्रीज का नाम है, साथ में कश्मीर को भी जोड़ा गया है। 2-3 मामला समझ में आता है मेरे हिसाब से। या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है या जो पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, इससे जानना पड़ेगा कि वो किस इंटेंशन से किए हैं। अगर उनसे ये भूल चूक हो गया है तो उसको सुधार दिया जाए, अगर उनसे ये जानबूझ के हुआ है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसमें सरकार का कहीं रोल हमको नहीं समझ में आता है और इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। स्थानीय टीचर भी इस सवाल से चकरा गए, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि इसे ज्यादा तूल देना सही नहीं है। ये जो है क्वेश्चन है बच्चों का, हो सकता है मिसप्रिंटिंग, हो सकता है मिसप्रिंटिंग है, इसलिए इससे बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको इशू बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। बीपीएससी का क्वेश्चन में भी तो बहुत सा गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पर इस तरह का बात तो नहीं हो रही थी। लेकिन किशनगंज में तो आपको बताया ना कि जो सेंसिटिव प्लेस है, तो ये थोड़ा सा इस वजह से भी, लेकिन ये इस तरह का मानना नहीं रखना चाहिए लोगों को और न करना चाहिए। बेशक ये बच्चों की परीक्षा का सवाल था, लेकिन सवाल से साफ है कि इसे तैयार करने वालों ने इससे जुड़ी संवेदनशीलता का जरा भी ध्यान नहीं रखा और नतीजा सामने है। किशनगंज से गौरव कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तेलंगाना के आदिलाबाद में ग्रेड 1 ऑफिसर की परीक्षा में नया हंगामा खड़ा हो गया। महिला परीक्षार्थियों के मंगलसूत्र उतरवाने पर जबरदस्त विवाद हो गया। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम परीक्षार्थियों के बुर्के नहीं उतरवाए गए, जबकि हिंदू परीक्षार्थियों को मंगलसूत्र उतारने पर विवश किया गया। कोई चूड़ियां उतारने पर मजबूर है तो किसी को गले की चेन उतारनी पड़ रही है, कुछ को अंगूठियां उतारने के आदेश का पालन करना पड़ रहा है, तो कुछ से पैर की पायल जमा करने को कहा जा रहा है। ये तेलंगाना के आदिलाबाद की तस्वीरें हैं जिन पर नई लड़ाई छिड़ी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रेड 1 अफसर की परीक्षा देने आई इन परीक्षार्थियों से गहने जेवर उतारने को कहा गया और इसी सिलसिले में कुछ महिला परीक्षार्थियों से मंगलसूत्र भी उतरवा लिए गए। बस इसी पर विवाद भड़क उठा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम परीक्षार्थियों को बुर्के में जाने की इजाजत दी गई, लेकिन हिंदू परीक्षार्थियों के मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए। जिस प्रकार की सूचना मिल रही है, यदि ये सच है तो ये बहुत चिंताजनक है। परीक्षा केंद्र में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ महिलाओं की चेकिंग हो और कुछ की ना हो। और जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बुर्खा में थे वो जा रही थी, उन्हें रोका नहीं गया, चेकिंग नहीं किया गया, लेकिन जो मंगलसूत्र पहन रहे थे उनको चेकिंग किया गया। यदि ये सच है तो ये चिंताजनक है, क्योंकि ये तो
हमारे संवैधानिक सोच और एक परीक्षा केंद्र की जो सिस्टम होना चाहिए उसके विरुद्ध जाता है। यहाँ के महिलाओं के तरफ से तेलंगाना सरकार को ये पूछना चाह रहा हूँ, और हिंदुओं में खासकर चूड़ियां और जो मंगलसूत्र होते हैं जान से ज्यादा इनको प्यार करते हैं, और ऐसा इतना अपमान करना ये तेलंगाना सरकार के लिए ठीक नहीं है। इमीडिएट यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना महिलाओं को माफी चाहने के लिए इमीडिएट जो तारीख करने के लिए बोलना है। आदिलाबाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन तेलंगाना पुलिस का कहना है कि मंगलसूत्र उतरवाने का आरोप गलत है। पुलिस की माने तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने ही फैसला किया, और शायद गहने जेवर उतरवाने के पीछे मकसद नकल रोकना था। ब्लूटूथ के इस दौर में शायद परीक्षा केंद्र के अधिकारी जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन असली बवाल तो मंगलसूत्र को लेकर है। हिंदू परंपरा में मंगलसूत्र की अपनी अहमियत है। ये महिला के सुहाग की निशानी है, और शायद इसलिए इस वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का बहुत तेजी से सफाया किया जा रहा है और बौखलाए आतंकवादी अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता धारा 370 हटाए जाने के निर्णय पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि टारगेट किलिंग की चंद घटनाओं से कश्मीर की स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी हिंसा कम हुई है, पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, विदेशी निवेश भारतीयों की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया। मनोज सिन्हा बोले कि अगर बात चलेगी तो आपको अपने चेहरे की कालिख पोंछनी पड़ जाएगी। ये पूरन कृष्ण भट्ट का रोता बिलखता परिवार है। 15 अक्टूबर को आतंकियों ने पूरन की हत्या कर दी, और सिर्फ 2 दिनों बाद यूपी के 2 और मजदूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर आतंकवाद की जड़ धारा 370 थी तो अब हमले थम क्यों नहीं रहे। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, कभी बंद नहीं। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फर्द बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। आंकड़े बताते हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई।
ये आंकड़े फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को आईना दिखा रहे हैं। ये सच है कि एक साजिश के तहत गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर बदलते कश्मीर का सबूत दे रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर उनका अंत करने का अभियान चल रहा है। शोपियां में आज एक और आतंकवादी को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। जिस आतंकवादी ने 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या की थी, वो आज मारा गया। संयोग देखिए, आतंकवादी की गोलियों का ही शिकार हो गया। ये सब कब और कैसे हुआ, हमारी इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें सबूत हैं कि बेकसूरों का खून बहाने वाले आतंकियों का अंत तय है। ये मुठभेड़ बता रही है कि कश्मीर में दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का एक ही अंजाम है, मौत। ये शोपियां का वही इलाका है जहां 3 गैर कश्मीरियों की हत्या कर आतंकियों ने दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले इसी शोपियां में यूपी के कन्नौज के 2 मजदूर आतंकियों के हैंड ग्रेनेड के शिकार हुए थे। सुरक्षा बल उस साजिश में शामिल हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को दबोचने में तो कामयाब रहा, लेकिन गिरफ्तारी के चंद घंटे के भीतर बशीर खुद आतंकी की गोली का शिकार हो गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि बीती रात जब पुलिस और सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे थे, तभी एक घर से गोलीबारी हुई जिसमें इमरान बशीर मारा गया। पिछले 3 दिन के दौरान शोपियान जिले में 3 आतंकी वारदातों में एक कश्मीरी पंडित और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर मारे गए। उसके बाद इलाके में अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसके दौरान इमरान बशीर मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपियां हमले में शामिल बशीर को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकी अड्डों पर छापेमारी करने निकले थे। इसी दौरान नौगांव शोपियां में आतंकियों के दूसरे ग्रुप के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में बशीर आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के अड्डे से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो इलाका उस जगह के बेहद करीब है जहां 15 अक्टूबर को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हत्या कर दी थी। 2 दिन के भीतर कश्मीर में 3 गैर कश्मीरियों की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। कल जम्मू में इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदात को देखते हुए घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। कल रात को बेचारे मजदूर जिनकी आवाज कोई ना सुनता है ना वो बेचारे आवाज उठा पाते हैं, उन्हें भी नींद में ग्रेनेड से मार दिया गया। तो आप सोचिए हालात वहाँ पे कैसे हैं। सोए हुए मजदूर बेचारे मारे जा रहे हैं। हम कश्मीरी हिंदू पंडित जो कब से प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, हम आपसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारी जानों को बचा लीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे क्योंकि हमें भी जीने का हक है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, मैं सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रही हूँ जो मेरा हक है। तो प्लीज हमारी जानें बख्श दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें रिलोकेट कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगने के बाद टारगेट किलिंग गैर कश्मीरियों खासकर प्रवासियों के मन में खौफ पैदा कर रही है। एक तरफ प्रवासियों को वोटिंग की ताकत से लैस किया जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी शांति की कोशिशों को डीरेल करने में लगे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अमेरिका और यूरोप में गहराती मंदी के असर से भारत का स्टार्टअप सेक्टर संकट में घिरने लगा। जुलाई सितंबर तिमाही में स्टार्टअप सेक्टर को मिलने वाली फंडिंग 2 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गई। इसका कारण इस साल स्टार्टअप्स में छंटनी की रफ्तार ज्यादा तेज होने की आशंका बढ़ गई।
देश के स्टार्टअप सेक्टर के लिए 2022 मायूसी भरा साल साबित हुआ है। दुनिया भर में जिस तरह से स्टार्टअप सेक्टर में छटनी हुई है, उससे भारत भी बच नहीं पाया है। भारत के स्टार्टअप सेक्टर में भी इस साल करीब 15,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह ग्लोबल इकोनॉमी में छाई सुस्ती है। हाल ही में बायजूस ने अपनी कुल वर्कफोर्स का 5% यानी 2500 कर्मचारियों को निकालने की बात कही है। ये सब कहीं न कहीं इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करता है कि ग्लोबल मंदी आने पर भारत के भी कई सेक्टर्स पर इसका बुरा असर होगा। स्टार्टअप सेक्टर के हालात और खराब होने की आशंका अब इसलिए भी बढ़ गई है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में स्टार्टअप्स को 205 सौदों से केवल 2.7 अरब डॉलर की रकम जुटाने में सफलता हासिल हुई है। फंडिंग का ये स्तर बीते 2 साल में सबसे कम है। वैश्विक स्तर पर देखें तो क्रंच बेस के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में वेंचर फंडिंग 81 अरब डॉलर रही है, जो जुलाई-सितंबर 2021 के 171 अरब डॉलर के मुकाबले 90 अरब डॉलर कम है। यही नहीं, अप्रैल-जून 2022 के मुकाबले में भी इस बार फंडिंग 33% घटकर 40 अरब डॉलर रह गई है। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में महज 2 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन सके हैं। ये हालात तब है जबकि वैश्विक आर्थिक रफ्तार में अभी केवल सुस्ती आई है और हालात मंदी जैसे नहीं हैं। लेकिन अगर मंदी की आशंका सही साबित होती है तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। मंदी की आहट भर से ही निवेशक और फाउंडर्स दोनों सावधानी बरत रहे हैं। जुलाई से सितंबर के दौरान हर एक सौदे की औसत फंडिंग 4.5 करोड़ डॉलर रही है। इस तिमाही में दुनिया भर में महज 20 यूनिकॉर्न बन पाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश के सभी फेज में गिरावट देखी गई है, जिसमें शुरुआती फेज से लेकर विकास तक शामिल है। स्टार्टअप्स के सामने संकट इतना गहरा चुका है कि कई सौदे मंजूर होने के बावजूद अगर शुरू नहीं हो पाए हैं तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, फंडिंग अगर मिल भी रही है तो उसमें नई शर्तों को जोड़ा जा रहा है और कुछ मामलों में फंडिंग की रकम को घटाया जा रहा है। अगर इस साल फंडिंग का ट्रेंड देखें तो जनवरी-मार्च तिमाही में 506 सौदे हुए, जिसमें करीब 12 अरब डॉलर आए थे। लेकिन तीसरी तिमाही में सौदों की संख्या 334 रह गई और केवल 2.7 अरब डॉलर आए हैं। फंडिंग में कमी का ये सिलसिला अगले 2 से 3 साल तक जारी रह सकता है। इसकी एक बड़ी वजह लगातार बढ़ती ब्याज दरें हैं, जिनके अगले साल के आखिर तक इसी तरह बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगले साल अगर मंदी की आशंका सच हो गई तो फिर स्टार्टअप के लिए फंड जुटाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही खतरनाक मंदी आने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। इस बार की दिवाली दुकानदारों के लिए बम्पर बिक्री का मौका लेकर आई है। दिवाली तक चलने वाले इस बार के फेस्टिव सीजन में उम्मीद है मार्केट में 2.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे। ये बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। इसमें गैजेट से लेकर गाड़ी, हर तरह का सामान है। इस बार की दिवाली पर महंगाई के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की उम्मीद है। मिठाइयों से लेकर घरों, गाड़ियों और गैजेट्स तक हर तरफ बिक्री में जोरदार उछाल आने का अनुमान है। व्यापारी संगठनों के अनुमान के मुताबिक ओणम से लेकर दिवाली तक चलने वाले इस साल के त्योहारी सीजन में बाजार में 2.5 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% ज्यादा होने का अनुमान है। इस बिक्री में परंपरागत बाजारों और ई-कॉमर्स के जरिए टीवी, घरेलू उपकरणों, FMCG, खाद्य और गैर खाद्य सामान, कपड़ों जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री की वजह से इजाफा होगा। कोविड कन्फाइनमेंट के पीरियड के बाद लोग सचमुच बहुत खुश हैं और वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, स्टाफ और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ खुलकर दिवाली मनाना चाहते हैं। इसलिए ज्वेलरी, क्लोथ्स, दियाज, कैंडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, गणेश लक्ष्मी जी, इन सब के साथ दिवाली गिफ्ट्स की सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग सचमुच खुल के मनाना चाहेंगे। व्यापार बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। इस बार के फेस्टिव सीजन में कार बाजार और प्रॉपर्टी मार्केट भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। 26 सितंबर को पहले नवरात्र से लेकर 4 अक्टूबर के आखिरी नवरात्र के दौरान कारों की रिटेल बिक्री में 57% का इजाफा हो चुका है। इसी तरह दिल्ली NCR में घरों की बिक्री में इस बार के फेस्टिव सीजन में 40% के इजाफे का अनुमान है।
यूपी रेरा में पहली बार सितंबर में नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन 3600 करोड़ की कीमत के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन मामला केवल इन महंगे प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। त्योहारों में बिक्री बढ़ाने में घर और कार के साथ साथ दियों और झालर तक हर छोटा बड़ा सामान योगदान करता है। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के दौरान छोटे से लेकर महंगे दाम तक के करीब 5 करोड़ गिफ्ट दिए और लिए जाते हैं। ये आंकड़ा दिवाली की बिक्री में बड़ा योगदान करता है। हालांकि इस बार के त्योहार पर महंगाई को लेकर जानकार चिंतित हैं। कस्टमर्स ने अब महंगाई को अपनी स्ट्राइड्स में ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों में खरीदारी हो रही है, जिस तरीके से लोग त्योहारों के अंदर महंगाई को इग्नोर कर रहे हैं और मौज मस्ती के साथ खरीदारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई का ज्यादा कुछ असर अब नहीं दिख रहा है। जो महंगाइयां बढ़ जाती हैं वो कहीं भी हमारे को उस हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट नहीं करने देती। बहरहाल ये देखना है कि जो त्योहारों में हम लोगों की जो स्पेंडिंग होती है, दिस बिकम्स अ रोटेशन इन द मार्केट, और इसी रोटेशन से ही बाजारों के अंदर रौनक आती है और इकोनॉमी हमारी सर्वाइव कर पाती है। तो लेट्स सी हाउ मच पीपल दिस टाइम स्पेंड्स। खास बात है कि इस बार दिवाली पर चीनी सामान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। लोग देश में बने मिट्टी के सामान से लेकर झालरों तक सब कुछ मेड इन इंडिया खरीद रहे हैं। व्यापारी संगठनों का अनुमान है कि इसे चीन को इस बार दिवाली पर 60,000 करोड़ का झटका लगेगा। आज तक ब्यूरो।